इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट जब पेश किया तो इस बजट से जहां विपक्ष के नेता हंगामा और आक्रोशित नजर आए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस बजट को सराहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि यह बजट जो है वो किसानों, महिलाओं, वंचितों और शोषितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा के लिए भी यह बजट बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि इस बजट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात भी दी गई है। लेकिन इस बजट से एक तबका ऐसा है जो फिलहाल खुश नजर नहीं आ रहा है, और उनकी राय क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह खुश है या नहीं अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बजट से कितने संतुष्ट हैं ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के अध्यक्ष दीपेश निराला जी, और साथ ही ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के भी अध्यक्ष हैं दीपेश जी। सबसे पहले तो स्वागत है दीपेश जी आपका। नमस्कार। हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट पेश किया है 1,45,400 करोड़ का, उस बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि एक वक्त था जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए थे और अब अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, जो बजट है वो एक अनुमान है, सरकार क्या करेगी उसका एक आईना है जी। हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स कैसे चलेगा। और खासकर जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो व्यापारी में आपके जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, सामाजिक सुरक्षा। आज सभी तरफ बात हो रही है मैया सम्मान योजना की, महिलाओं का सुरक्षा। तो व्यापारी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का आपका धुरी है, वो आपको विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के अन्य रेवेन्यू वो आपके कलेक्ट करवाने में बहुत सहायक हैं। लेकिन उनकी सोशल सिक्योरिटी पे भी हमें बात करनी होगी। आखिर वो उनका भी परिवार है। हम अगर उनको केवल एज ए सिटीजन ट्रीट करें तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स को ग्रोथ करें, देश के इकोनॉमी को वो ग्रोथ करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से सहयोग करें, तो हमें उनके लिए व्यापारी कल्याण आयोग जैसी जो लाभकारी संस्थाएं हैं, जहां पर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, उनके जान माल की खतरा हुआ, उनके इंश्योरेंस की मामला हुआ, उनके मरणोपरांत उनके परिवार की बात हुआ, तो ऐसा कुछ हमें इस बजट में देखने को नहीं मिला। या फिर हम बात करें और बिजनेस अफेयर्स की, तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया की बात है। आज आप देखेंगे कि रांची, जमशेदपुर तरीके कुछ महानगरों में इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, लेकिन आज झारखंड में 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, आज इसके हर जिला में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना क्यों नहीं हुई? आज आप सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन बजट में सिंगल विंडो सिस्टम को सरलीकरण के लिए कहीं कोई उपबंध नहीं दिखता है। आपका ये लैंडलॉक स्टेट है, केवल आपका साहेबगंज से आपके पोर्ट की व्यवस्था है, लेकिन आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कहीं पर बात नहीं करते हैं। तो आज व्यापारी केवल आपको देता ही रहे। आप पूरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, ये राजधानी रांची में आप उठा के देखिए, पर दिन क्राइम हो रही है। दीपेश जी, जब बजट पेश मंत्री जी करने वाले थे तो उससे पहले एक प्रश्नकाल का चला, उस वक्त विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल किया। कई विधायकों ने जो है कहा कि हम सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कहां से सुरक्षित होंगे। धनबाद के विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर की और सवाल जवाब किया। तो सदन के अंदर ये सारी चीजें उठी है, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर? निसंदेह देखिए, जब माननीय जनप्रतिनिधि लोगों ने चुना है, लाखों लोग, हजारों लोग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सदन में ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आज ये राजधानी रांची से लेके आप इसकी पुरानी ओल्ड कमिश्नरी हजारीबाग तक देख लीजिए, कई ब्लाइंड केस हैं, चाहे माहेश्वरी परिवार का हत्याकांड का मामला हो, बोकारो में कई मामले हैं, लेकिन उनमें वो हत्या था, आत्महत्या था, इतना ही नहीं मालूम है। तो आखिर इतना पुलिस का बल है आपके पास, संसाधन, लेकिन आप पुलिस आधुनिकीकरण में आप क्या कर रहे हैं? इस बजट में कहाँ कोई ऐसा उपबंध है? आपने यहाँ 52 करोड़ रुपए से सीसीटीवी लगाया और मॉडल के रूप में रांची राजधानी को आपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, लेकिन आज वो सीसीटीवी आपका केवल ट्रैफिक का चालान काटने के लिए रेवेन्यू सोर्स बन गया है। आज आपका खुलेआम दिन दहाड़े हत्या होती है। कितने समय तक आपका गोलीकांड हुआ लालपुर जैसे जगह में, गहना घर पे 2-2 साल तक लोगों को सुराग नहीं मिला कि कहाँ अपराधी कहाँ से आए, कहाँ भाग गए। तो हमारे व्यापारी जब तक सुरक्षित माहौल नहीं महसूस करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? उनका भी परिवार, कितना वो रिस्क लें।
आज व्यापारी को एक व्यापार करने के लिए एक अकाउंटेंट रखने की जरूरत होगी, इतना टैक्स इम्प्लीकेशंस है। अभी हमारा जो आप देखेंगे इस विगत 5 वर्ष में, उसके पहले भाजपा की सरकार थी, उस पे बाजार समिति का जो 1% कृषि शुल्क लगता है उसको माफ कर दिया गया पूरे राज्य से। तो व्यापारी खुशहाल हुए थे, खाद्यान्न व्यापारी, कृषक। आज उसको फिर से आपने बिल इंट्रोड्यूस करके एक्ट ले आया। अब आप 1% की जगह 2% तक का उसमें कृषि टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपने नॉर्म्स भी बना ली, नियमावली भी बना ली। अब कब आप उसको लागू कर देंगे? तो ये जो दिन पर दिन व्यापारियों के साथ मुसीबत होते जा रही है, अकाउंटेशन होती जा रही है एक से एक, तो उनको बदले में आप दे क्या रहे हैं? उसके हम लोग चाहते हैं कि हमको वो चीज बजट में दिखता। माननीय राधा कृष्ण किशोर जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको कई क्षेत्रों का अनुभव है। आज भी उनका अगर आप वेशभूषा देखेंगे तो उनका सर पे एक साफा था, मल्टी कलर साफा था जी। उनका जो बंडी था वो झारखंडी स्थानीयता उसमें दिख रही थी, जल जंगल जमीन की बात थी। तो उनका ड्रेस सेंस से भी वो एक संदेश दे रहे थे कि हम किस तरह से सभी समावेशी रूप को देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो व्यापारी वर्ग है, हमारा जो प्रोफेशनल वर्ग है, कहना चाहते हैं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें हर तबके का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन व्यापारी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है, वकीलों का ध्यान नहीं रखा गया है। वकीलों के लिए कुछ नहीं है। आज आपके यहाँ पर 36 बार एसोसिएशन संचालित हो रहे हैं झारखंड में। कई जगह तो महिला वकीलों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, एयर कंडीशन हॉल नहीं है, शुद्ध पेयजल की, ठंडा गर्म पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। दिन दहाड़े राजधानी जैसा जगह में मनोज झा जी वगैरह की हत्या जो हुई है वकीलों की, तो आखिर किधर हम सुरक्षित? जब तक हमें माहौल सुरक्षित नहीं मिलेगा तो हम ये जो 1,45,400 करोड़ का बजट है, पिछले बार से आप 13% ज्यादा का बजट लेके आए हैं। आपने पिछले बार 70 घोषणाएं की थी, उसमें से आपके 2 दर्जन घोषणाएं तो आज तक पूरी नहीं हुई। तो हम लोग नई नई घोषणाएं करें। इस बार भी एक बहुत अच्छी घोषणा ये लेके आए हैं, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि 10th और 12th उत्तीर्ण अनाथ और दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस के रूप में 10 लाख सालाना देने की बात करते हैं और 4,000 रुपया पर मंथ का दैनिक उपयोग और स्टडी मटेरियल के देने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको हर वर्ग को देखना होगा। आप गार्जियन है राज्य के, सरकार किसी एक वर्ग को लेके नहीं चल सकती है। व्यापारी आपके पूरे इकोनॉमिक अफेयर को चला रहे हैं, लॉयर्स जो हैं आपका न्याय प्रशासन को चला रहे हैं। आज एक अच्छी चीज हमको जो बजट में लगी, खाली हम लोग बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग उसका बात भी कहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना बताया, इस बार उन्होंने बजट में लाया है कि राज्यांश और केंद्रांश की जगह हम लोग PPP मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी डिपेंड करें। CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से भी हम लोग देखें बाह्य एजेंसियों को हम लोग फंडिंग कैसे हो, उसके लिए उनकी नियुक्ति हो। तो अब सरकार अन्य स्रोतों पर भी फोकस कर रही है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो राज्य का। बाकी तो केंद्र और राज्य का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल, सदन के अंदर वो भी मुद्दा उठा और कहा कि हम केंद्र से वो पैसे लेकर रहेंगे। तो उसके लिए कमेटी बन गई है। अब कमेटी, केंद्र कुछ कहती है, राज्य कुछ कहती है, कमेटी बैठी है, वो संशोधन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यापारी की, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ताओं की। दीपेश जी, मतलब जैसे बजट तो पेश हो चुका है और आप लोग को बजट से निराशा भी है अपने समुदाय के लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग खास करके, तो क्या कभी आप लोगों का ये जो फेडरेशन है, कभी आप लोगों ने कोशिश की कि जाके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें, राधा कृष्ण किशोर जी से मुलाकात करें, अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराएं? हमने बाकायदे लिखित में मेमोरेंडम दिया, झारखंड राज्य व्यापारी कल्याण आयोग का गठन हो, माननीय राज्यपाल से हमने मुलाकात करके उनको दिया, CM साहब के यहाँ हमने दिया। तो हम अपने बात उचित फोरम से उनको पहुंचा देते हैं। और एक बात नहीं, हमने दोबारा रिमाइंडर भी दिया जी। लेकिन वो चीजें हमने आशा कर रहे थे कि कहाँ हो जा रही है, हमारी बात या तो नहीं पहुंच रही है या उस समुदाय को नहीं देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वकीलों का एक सम्मेलन अपने घर पे बुलाया था, कांके रोड स्थित आवास पे। उन्होंने कहा था कि हम उनको 36 बार एसोसिएशन के में उनको एकदम आधारभूत संरचना देंगे, वर्किंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वो काम कर सकेंगे। लेकिन पिछली बार हमने उनको देखा कि केवल वो 12 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट में, और उनको केवल मेडिक्लेम की एक सुविधा है। वकील के साथ आपको एक्सीडेंटल क्लेम है, एक्सीडेंट उसका हो सकता है, उसकी जिस तरह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, आपका JMM का अगर घोषणा पत्र आप देखेंगे 2019 का, तो उसमें अधिवक्ता अधिनियम प्रोटेक्शन के लिए बात हुई थी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ राज्य में। यानी कि सरकार जो घोषणाएं करती है अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से,
उसमें से कुछ ही मांगे जो है या घोषणाएं जो है वो पूरी होती है, कई नजरअंदाज कर दी जाती है। बिल्कुल। मुझे लगता है उसमें से एक आप वकीलों की भी मांग जो कि आपने भी बताया वो सारी है। तो इन सब चीजों को लेकर के कभी भी आप लोग जाकर के मुलाकात करते हैं? मांग तो करते हैं लेकिन क्या याद दिलाते हैं? हमने जाके इस पे ज्ञापन भी दिया, हमने लॉ सेक्रेटरी को भी ज्ञापन दिया, हमने गवर्नर साहब से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन दिया। हमने मांग हमारे दुरुस्त है, लेकिन हमारी मांग को जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि घोषणा, देखिए घोषणा आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 100 घोषणा कर दें, लेकिन कितनी घोषणाएं आपकी धरातल पर उतर रही हैं। जी। आज आप देख लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, आप कितने महीने से उसका भुगतान नहीं हुआ है। आज का बजट पे हम लोग अगर देखें तो आप मैया सम्मान के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का आवंटन का बंद कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर अगर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन तीनों को मिला के देखा जाए तो मात्र 1,449 करोड़ 26 लाख का बंद कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सेक्टर है, ये सोशल सिक्योरिटी है, उसको आप दे रहे हैं 1,00,000 रुपए। और आप मैया सम्मान जो कि सेक्टर है उसके लिए आप 13,363 करोड़ रुपए का बंद कर रहे हैं। हमने कहा, आप जब चुनाव के पहले आए थे तो आपने कोई वहां पैरामीटर्स नहीं लगाया था कि हम 7 शर्त में देंगे, जो लोग झारखंड के निवासी होंगे वही महिलाओं को देंगे, जिनके लोग पति लोग सर्विस में होंगे उनको नहीं देंगे, हम ST SC OBC को नहीं देंगे। उस समय आप सबको दिए, आज आप सब महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो कहते हैं आप राज्य की 18 से लेकर 50 साल की हर महिलाओं को आप मैया सम्मान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के वृद्ध हैं, जो यहाँ की विधवा है, जो यहाँ के दिव्यांग है, जिनको एकदम बेसिक नीड्स है, उनको भी 2,500 रुपया पर मंथ देना चाहिए। लेकिन आपका जो बजट आवंटन है उसी से समझ में आ रहा है कि कहाँ 1,000 आप इन लोगों के 3 लोगों के वर्गों के लिए कर रहे हैं और कहाँ आप 13,000 केवल मैया के लिए कर रहे हैं, जिसमें कि वो आप 7 शर्त भी लगा रहे हैं कि उनको कैसे किया जाए। आप देखिए, आज जनवरी का किस्त आप नहीं दे पाए, फरवरी का किस्त नहीं दे पाए, मार्च का किस्त नहीं दे पाए, तो 7,500 रुपए तो आपका बैकलॉग चल रहा है। तो चीजों को धरातल पर लाना होगा और स्पष्ट करना होगा ताकि वो दिखे। तो क्या लगता है, चूंकि सरकार धरातल पर, सरकार की जो चीजें हैं स्पष्ट है, सबके सामने है, लेकिन विपक्ष भी काफी कमजोर है, विपक्ष के पास अपना नेता ही नहीं है और ये पूरी तरीके से 2019 की प्रक्रियाएं ही रिपीट हो रही है। लंबे वक्त तक उस वक्त भी सदन में विधायक दल का नेता नहीं था और भाजपा के पास अपना विधायक दल का नेता नहीं था, सदन के अंदर विपक्ष का नेता नहीं होने की वजह से लंबे वक्त तक वही प्रक्रियाएं चली और अब फिर वही चल रही है। इनफैक्ट विपक्ष पर भारी एक ही नेता नजर आता है, वो जयराम महतो है और ऐसा लगता है जब सदन में वो कहते हैं तो विपक्ष उसमें हाँ में हामी मिलाता है। उनका अंदाज और विपक्ष, पूरे विपक्ष का अंदाज देखिए तो काफी अलग है। तो क्या जयराम महतो जैसे नेता की जरूरत है बीजेपी को, दीपेश जी? देखिए, बात यह है कि आप बोलते हैं विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि माननीय अमर बावरी जी को विपक्ष का नेता बनाया गया था 2 साल 3 साल बाद, वही मैं कह रही हूँ, बनाया गया था 2019 की तरह। और हमारा एक चयन समिति था सूचना आयुक्त के लिए। तो आपने जो वैकेंसी निकली हुई थी, जब आपका नेता बन गया तो आपको उसको बहाली करना चाहिए था। आपने वैकेंसी को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया और नया वैकेंसी निकाल दी और उसके बाद फिर चुनाव आ गए। अब नेता का चयन, तो ये तो मामला पॉलिटिकल है, ये तो राजनीतिक दल विचार करेंगे, उस पर तो मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। आप अधिकृत नहीं है, लेकिन जैसे आप जिस फेडरेशन को उससे आप बिलोंग करते हैं, जैसे व्यापारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार संगठन या फिर ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम, तो इनकी मांगे कौन उठाएगा? अगर ये अपनी मांगों से विपक्ष को भी अवगत कराएंगे तो विपक्ष जोरदार तरीके से ये मांगे उठा सकती है, लेकिन विपक्ष ही फेल नजर आ रही है राज्य में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, डायरेक्शन दिया कि 2 हफ्ते में आप नेता प्रतिपक्ष डिसाइड करें और इनकी नियुक्ति को करें। मामला अभी हाईकोर्ट में भी चल रहा है और कंटेम्प्ट पिटीशन पे मामला की सुनवाई हो रही है। न्यायपालिका यहाँ झारखंड की भी और सर्वोच्च न्यायपालिका देश की भी इस मामले में लगी हुई है। तो जब न्यायपालिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उसमें हम लोग इस पे कोई टिप्पणी करें, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस टिप्पणी पे हम लोग चाहेंगे कि चीजें हों और फटाफट हो, लोकायुक्त भी हो। कई बार ऐसा होता है दीपेश जी, जैसे आपका संगठन अगर कोई मांग करता भी है तो हो सकता है उसे थोड़ा नजरअंदाज किया जाए, लेकिन वही अगर विपक्ष उस चीज को रखे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सदन के अंदर माध्यम से हो, तो शायद उस पर न्याय मिल सकती है। तो जो आपने कहा कि बजट में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि इससे पहले अगर सदन के अंदर आप लोगों के लिए आवाज उठी होती तो शायद कुछ आप लोगों के लिए होता। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में है। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा, क्योंकि लोग जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन है। चीजें आ रही है और चीजें रखी भी जा रही है, कई चीजों की मांग है, हम लोग भी मांग करते हैं,
हम लोग के पास भी कोई ऑथोरिटी नहीं है। उचित प्राधिकार जो राज्य में संवैधानिक प्रोविजन है गवर्नर साहब का, उनके पास जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जनता के द्वारा चुने हुए मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग उनके पास रखते हैं। ऑथोरिटी जो बनाई गई है इसके लिए, हम उन आयोगों में इस बातों को रखते हैं। लेकिन वो चीजों को हम चाहते हैं कि बजट में दिखे कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन हम उस घोषणा तक को नहीं पा रहे हैं। पिछली बार भी घोषणाएं लंबी चौड़ी हुई, 70 घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन 2 दर्जन आज तक शुरू नहीं हुई। चलिए, एक जो बजट में खास इस बार नजर आया कि बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन स्कूल की स्थापना की जाएगी और साथ ही 5 नए लॉ कॉलेज खुलेंगे। इस स्वागत योग्य कदम है सरकार का जी। ये बहुत अच्छी बात है। रांची में मेडिकल कॉलेज की भी बात हुई है, ये भी बहुत जरूरत है। रिम्स बहुत ओवरलोडेड है। आज सारे सदर अस्पताल जो है वो रेफरल अस्पताल बन गए, रेफर कर दीजिए रिम्स में। तो रिम्स को आप जब तक बड़ा नहीं करेंगे या उसके समानांतर व्यवस्था नहीं करेंगे तो रिम्स कितना, वहां की स्थिति जो है, जिला के पास तो भेजने के लिए रिम्स है, रिम्स कहाँ भेजे जी। तो इसलिए जरूरी है, बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। चलिए, छोटे शब्दों में चाहूंगी दीपेश जी, आखिरी सवाल है आपसे कि इस बजट को लेकर के छोटे शब्दों में दर्शकों को क्या बताइएगा, बजट में अच्छा और बुरा आपके हिसाब से, और क्या कमियां हैं जिसे सरकार को खत्म करना चाहिए? बजट में दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा गया है, अच्छे बातें भी हैं। एक नई और मामले आए थी, झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 की तैयारी कर रही है सरकार, लेकिन ऐसे ही उन्होंने स्टार्टअप योजना की भी बात की थी। लेकिन स्टार्टअप योजना का क्या हाल है धरातल पर, आपको मालूम है कितना स्टार्टअप फलीभूत है। तो चीजें घोषणा करना बहुत आसान है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कराना वो बहुत मुश्किल चीजें हैं। वो अगर कराएं तो हम सरकार के प्रशंसक हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि सरकार झारखंड व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करे। हम तो मांग कर रहे हैं कि सरकार वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करे। जी, तो चलिए, आपकी ये जो मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सरकार के कानों तक जाए और सरकार आने वाले समय में जब बजट पेश करे तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखे। लेकिन फिलहाल आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है और इस बजट में जो है महिलाओं, खास करके वंचित लोगों का खास ध्यान रखा गया है और कुछ नई घोषणाएं भी की गई है। हालांकि विपक्ष को फिलहाल ये बजट रास नहीं आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष बजट की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।